जो कहता है G7 भारत की भागीदारी तथा ग्लोबल साउथ। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य, जो विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव। बहुत बहुत स्वागत आपका एम्बेसडर। हमारे को ये सबसे पहले जानना, हम समझना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री रवाना हो रहे थे इटली के लिए, उस वक्त उनका तरफ से जो वक्तव्य आया है उसमें कुछ बिंदु हैं जिन्हें सामने रखा गया है, जिसमें भूमध्य सागर आता है, जिसमें इटली के साथ द्विपक्षीय संबंध भी आते हैं, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी जिक्र किया गया है। G7 के मंच पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस वक्तव्य के आधार पर समझना चाहते हैं, क्या ये संकेत कि भारत की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आप देखिए, जो G7 का जो संगठन हुआ था वो एक क्राइसिस में शुरू हुआ था। आज फिर से हम देखते हैं कि विश्व में वैसा ही एक क्राइसिस का सिचुएशन है, जहाँ पे पहले तो अर्थनीति की ओर से काफ़ी हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील देश अभी धीमा हो गए हैं। दूसरा, शांति और सुरक्षा के प्रगति से हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन में और गाज़ा में जो संघर्ष चल रहा है उससे काफ़ी प्रभाव हो रहा है। अब इसी समय हम लोग और भी देख रहे हैं कि भारत अभी नॉट डेवलपिंग कंट्रीज़ में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इसके अलावा हम लोग अभी 5वें स्तर पर है जीडीपी की ओर से। तो हम लोग G7 का एक नेचुरल सदस्य के रूप में बन चुके हैं और हमारा जो राय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री को बार बार G7 के आउटरीच में आमंत्रण किया गया है। G7 एक ऐसा संगठन है जो कि पहले के दिनों में अर्थनीति का सारा विषय को पॉलिसी की ओर में ले जाता था, लेकिन अभी वो अकेला ये नहीं कर सकता है। भारत का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। भारत के लिए क्या ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि हमारे लिए देश का जो विकास है, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़, इमर्जिंग देशों का जो विकास है, उसका एक प्राथमिकता होना चाहिए और इसके लिए एक शांति और सुरक्षा का माहौल होने की बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि ये युद्ध का ज़माना नहीं है और इसलिए हमें डिप्लोमेटिक तरह से और बातचीत से ये सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको सुलझाना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि G7 के इस मंच पर रूस यूक्रेन का मुद्दा भी हावी रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह सीधे इटली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे, रात को लगभग 2:30 बजे का भारत समय अनुसार उनका वहां पर अराइवल भी होगा, लेकिन ये बताइए हमें कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे उसके बाद क्या दिन भर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगले दिन के अपेक्षित रहेंगे, क्योंकि आउटरीच सत्र पर तो नजर रहेगी ही। देखिए, दो कंपोनेंट्स हैं। ये एक दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का इटली के यहाँ इटली में। दो कंपोनेंट्स हैं। एक है जो G7 समिट में शिरकत करना, जिसमें बेसिकली क्योंकि भारत स्मूह का मेंबर नहीं है तो पार्टनर कंट्री की हैसियत से भारत को इनवाइट किया जा रहा है, तो आउटरीच सेशन एड्रेस करेंगे एक तो प्रधानमंत्री। दूसरा, प्रधानमंत्री का बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। करीब 7 मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं, जिसमें G7 के मुल्क भी हैं और G7 पार्टनर कंट्रीज़ भी हैं या इनवाइटी कंट्रीज़ भी हैं। उनमें से अहम होगा जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं G7 की इस वर्ष। उनके साथ द्विपक्षीय मुलाकात, जहां पर जो इंटायर गैमेट है रिलेशनशिप का वो डिस्कस किया जाएगा। जब मेलोनी साहिबा भारत आई थी पिछले साल, 2 बार आई थी, एक तो G20, उससे पहले स्टेट विजिट पे आई थी, तब इस पार्टनरशिप को या इस रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर अपग्रेड किया गया था। तो दोनों रिव्यू करेंगे प्रधानमंत्री कि कहाँ ये रिश्ता पहुंचा है अब तक, क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, किन किन एरियाज़ में आप अपनी पार्टनरशिप, अपनी कोलैबोरेशन, आप अपनी कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो डिफेंस से रक्षा से लेके आईटी से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक में, तो ये पूरे जो रिलेशनशिप है इसका रिव्यू लिया जाएगा और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि इस रिश्ते को कहाँ लेके जाना है।
दूसरा उनकी जो और मुलाकातें हैं उसमें से अहम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक के साथ मुलाकात। दिलचस्प होगा देखना जब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की यहाँ प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं, वो भी G7 का हिस्सा नहीं है। और वो तो गुहार लगाएंगे G7 को कि आप हमें और पैसा दें और हथियार दें कि हम ये जो जंग चल रही है उसमें अपना पक्ष या अपनी युद्ध प्रणाली को और मजबूत कर सकें। लेकिन भारत ऐसे किसी भी अमृत यहाँ पर ये भी, क्योंकि आप द्विपक्षीय वार्ताओं की बात कर रहे हैं, कनाडा भी G7 का सदस्य है, यहाँ पहुंच रहे हैं, तो क्या ट्रूडो के साथ भी कोई मुलाकात अपेक्षित है? जी, अभी तक तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है या प्रधानमंत्री कार्यालय, उन्होंने हमें बताया नहीं है। 7 मुलाकातें हैं इन टोटल, जिसमें से जिनके मैंने नाम लिए हैं वो कंफर्म्ड हैं। बाकी चलिए अमित, एक और महत्वपूर्ण बात समझना चाहते हैं, क्योंकि आज ही ये बात सामने आई है कि जो यूक्रेन, रूस और यूक्रेन की बात जब हम करते हैं तो वो हावी रहे, ये मुद्दा हावी रहेगा इस पूरे मसले पर। ऐसे में जिस फंड की बात की जा रही है, रशिया के एसेट से यूक्रेन को सहायता देने की $50 बिलियन के फंड की बात की जा रही है, इसको लेकर कहां तक बात आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, एक सहमति है अमेरिका, फ्रांस और यूक्रेन में। राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच जो बातचीत हुई है तो वहाँ पर एक सहमति है कि फ्रोजन रशियन एसेट्स को यूज़ किया जाए यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन लगातार ये कहता रहा है वेस्ट से कि आप हमें और मदद करें, वरना ये जो पूरा जंग की कार्रवाई छिड़ी है वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाएगी। वहीं G7 के मुल्कों के बीच में इख्तलाफात हैं कि कितनी मदद करनी चाहिए। ये तो सब उनके साथ हैं कि हाँ, यूक्रेन के साथ खड़े दिखते हैं रूस के खिलाफ, पर कितनी मदद करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, वेपनरी देनी चाहिए, कितनी वेपनरी देनी चाहिए, कौन सी वेपनरी देनी चाहिए, तो अलग अलग मत हैं। ये बात यहाँ अपुलिया में हो रही है कि क्या G7 एक अपने कम्युनिके में या यहाँ पर ये पारित कर सकता है कि इनको फ्रोजन रशियन एसेट्स के द्वारा मदद दी जाए। पर जैसे मैंने कहा कि G7 को इस पर अराइव करना है, तो अगले 2 दिन में इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी। चलिए अमित पाला बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर साहब, ये क्योंकि अभी जब बायलैटरल्स की बात हो रही थी तो एक सवाल जो जहन में लगातार आ रहा था कि G7 में अगर हम देखते हैं तो जो 6 देश हैं वहां पर अभी सत्ता में देखें तो राष्ट्राध्यक्षों की जमीन इतनी मजबूत नजर नहीं आती, लेकिन मेलोनी एक कह सकते हैं कि एक अलग मजबूत आधार दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी चुनाव जीतकर वापस से सत्ता पर काबिज हुए, ये उनका पहला विदेश दौरा है। G20 की सफलता हम देख चुके हैं। ऐसे में इस मंच पर क्या भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, G7 एक डेमोक्रेटिक देशों का संगठन है जी। और अगर हम दुनिया में आज देखें तो सबसे प्रधान डेमोक्रेटिक देश भारत है। तो हमारा जो मिसाल अभी निकला है, खासकर कि अभी हाल के इलेक्शंस में, वो इनके लिए भी बहुत महत्व रखता है। और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है डेमोक्रेसी में और कैसे उसमें पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, ये सब के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे सत्ता में कौन आए ना आए ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी ज़रूर मजबूत बनता रहेगा। और इसी संदर्भ में जो इंडो पैसिफिक का भी जो मसला जो बनेगा, इसमें फिर से एक इंडिया का बहुत अहम रोल रहेगा। मेरे ख्याल में इस पे जो डिस्कशंस होंगे ये भी बहुत हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ऐसे में चलते चलते बहुत संक्षेप में कि ये जब हम बात करते हैं हिंद प्रशांत और भूमध्य सागर, प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इन 2 मुद्दों पर, इन दोनों क्षेत्रों में सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। ये भी आपको लगता है कि मौजूदा बात करें, जटिल भू राजनीतिक की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है? आज के डेमोक्रेटिक जो हमारा ग्लोबल गवर्नेंस देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि G7 अकेला नहीं कर सकता, इसलिए G7 से आगे बढ़कर G20 बना था, जिसका हम लोगों ने पिछले साल नेतृत्व किया था।
और G7 से भी आगे बढ़कर, जैसे कि हमने एक अफ्रीकन यूनियन को G7 के संगठन, G20 के संगठन में लाया, ग्लोबल साउथ का एक बहुत महत्व रहता है, क्योंकि सारे देश जो है, जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इनके बगैर दुनिया का गवर्नेंस नहीं चल सकता। और हमारा ऑलवेज यही राय रहा है कि सिद्धांत के बेसिस पे हमें सबको इकट्ठा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और वैसे ही दुनिया मजबूत बन सकता है। जी बिल्कुल ठीक, और इसीलिए भारत का G7 के इस मंच पर आउटरीच सेशन में भाग लेना और महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि ना केवल ग्लोबल साउथ की आवाज़ को वहां पर रख सके, बल्कि सहयोग, इन क्षेत्र में सहयोग को भी भारत नेतृत्व प्रदान कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल आपका इटली से सीधा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम